जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम देवेंद्र है। और हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने पहले कुछ बेसिक्स पढ़ लिए थे जो कि हमें पता होना चाहिए, तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैंने कल आपको सेल की डिस्कवरी के बारे में बताया था, फिर लिविंग सेल किसने की, डेड किसने खोजी, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म, शेप ऑफ सेल और बहुत सी चीज़ें मैंने बताई आपको ना। चलिए देखो यार, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, CDS, CAPF एंड CSC एंड ऑल अदर जो एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ सब में साइंस का वेटेज रहता है, क्योंकि एटलीस्ट हमें कुछ चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। 9th 10th तक, 9th और 10th के NCERT मस्ट है, ठीक है। ये आपको, इसके चैप्टर्स आपको आने ही चाहिए, ठीक है। और हमने शुरू किया है बायोलॉजी से। तो एक बात समझो यारो, जैसे कि हमने कल चीज़ें पढ़ ली, हाँ, जैसे उसमें यार कल मैंने कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने NCERT में देखा, तो ये 11th के NCERT से कुछ मैंने एग्जांपल्स उठाए हैं, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चंस हैं तो वो ये बार बार पूछे जाते हैं ना। तो हम एक बार इन पे नज़र डाल लेते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे RBC के बारे में दिया हुआ है, और RBC की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को पता होगा कि यही वो ब्लड का पार्ट है जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना। और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। याद रख लेंगे इतना। मैंने जो जो लिखा है वो सब एक अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को स्किप मत करना कि RBC ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है इसमें, देन इसमें आयरन पाया जाता है, और ये क्या होती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। तो हम कहते हैं ना कि हम सांस के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, तो एक्चुअल में ऑक्सीजन नहीं लेते। चलो ये खैर मैं आपको ज़्यादा हो जाएगा, ये आपको रेस्पिरेशन में पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये अपन रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि RBC में हीमोग्लोबिन होता है, और RBC की शेप मैंने आपको कल बताई थी ना, ये बाइकॉनकेव होती है। कैसी होती है, बाइकॉनकेव होती है। फिर ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये अमीबॉइड लिखा हुआ है। दोस्तों एक बात समझना, इसको अमीबॉइड क्यों बोला, क्योंकि आपने अमीबा में तो छोटी सी क्लासों में देख लिया होगा, ऐसी सी स्ट्रक्चर बनाई होती है अमीबा की, है ना। और ये जो WBCs होती हैं, ये इसी तरह की शेप में एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए इनको अमीबॉइड शेप बोल दिया। फिर ये एपिथेलियल टिश्यू है, इसको हम टिश्यू चैप्टर में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि जो कोलमनर एपिथेलियम है वो क्या होते हैं, लॉन्ग और नैरो होते हैं, ठीक है। ये मीजोफिल सेल आगे राउंड एंड बॉल्स, राउंड सेल्स मैंने जैसे आपको कल बताया था कि जो स्फेरिकल शेप की एक सेल होती है, कौन सी होती है, ओवम के बारे में बताया था। रिकॉल कर पा रहे हो ना। देखो यार, अगर आप पिछली क्लास नहीं करके आए हैं और उसको रिवाइज करके नहीं आगे बढ़ेंगे, तो ये समझ लीजिए आप बहुत सी चीज़ें ऐसे पढ़ते पढ़ते ही भूल जाएंगे, ठीक है। फिर आपको एग्ज़ाम में बैठोगे, फिर आपको यहाँ सुना तो था, तो एग्ज़ाम में सुना होना से नहीं, हमें याद आना चाहिए। तो जितना चीज़ों को रिपीट करोगे उतना ही आपको बेनिफिशियल होगा, क्योंकि रिवीजन ही सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा आपको, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये इलोंगेटेड में ट्रे के आगे, अच्छा अब इलोंगेटेड में ट्रे के आगे आप, फिर इलोंगेटेड का जिक्र आया तो आपको क्या याद आ रहा है कि हमने लॉन्गेस्ट सेल के बारे में बात की था। कौन सी लॉन्गेस्ट, नर्व सेल याद आ रही है, हाँ, नर्व सेल के बारे में पढ़ा था ना हमने, ठीक है। तो इससे पहले तक हमने ये चीज़ें कवर कर ली हैं। तो अब देखो, अब हम चलेंगे आगे और हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। क्या, सेल थ्योरी, क्लियर है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के लिए आपको दो नाम सुनने में आएंगे, स्लाइडेन और स्वान, ठीक है। देखो, स्लाइडेन थे वो एक बोटेनिस्ट थे, और स्वान थे वो एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। अब बोटेनिस्ट कौन होता है, जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है, और जूलॉजिस्ट कौन होता है, जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछो, चलो ये बताओ, ह्यूमन जो है, क्या वो एक एनिमल है? इसके बारे में सोच के आप मेरे को कमेंट में आंसर देना, ओके। चलो हम आगे चलते हैं। सेल थ्योरी, तो देखो जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही थी तो साइंटिस्ट के सामने ना कुछ सवाल आ रहे थे कि सेल क्या है, ये कैसी होती है। तो इसके बारे में
जिज्ञासाएं बढ़ने लगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी होने लगी कि इसके अंदर क्या क्या होता है और आगे सेल्स किस तरह से, मतलब सिंगल सेल्यूलर कैसे प्रेजेंट होता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कैसे आए, है ना। मल्टी सेल्यूलर और मैंने पढ़ाया आपको पिछली क्लास में, मल्टी सेल्यूलर और सिंगल सेल्यूलर। तो इनके बारे में आगे सवाल उठने लगे कि एक्चुअल में ये बने कैसे। तो यार जब किसी चीज़ के बारे में आपको बताना हो तो उसकी आपको पूरी डिटेलिंग पता होनी चाहिए। और पहले हम उसी डिटेलिंग पे, मतलब जो साइंटिस्ट है वो उसी चीज़ पे काम कर रहे थे। और उन्होंने क्या देखा कि सेल्स जो है वो क्या करती हैं, वो डिवाइड होके न्यू सेल फॉर्म करती हैं, है ना। तो स्लाइडेन और स्वान ने एक मॉडल दिया, इसको नहीं, इसको आप अगले वाले में देखना। मतलब ये एक्चुअली में ये एक्सेप्शन था, ये जो बात थी कि जैसे अपन इसको ऐसे समझेंगे कि जो स्लाइडेन और स्वान ने क्या कहा था कि जो सेल्स एंड उनके प्रोडक्ट्स जो हैं, सेल्स और उनके प्रोडक्ट्स वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। बट ये क्या हो गए, फेल हो गए क्या बताने में, फेल हो गए तो कुछ तो बताने में फेल हो गए ना। इन्होंने अपनी थ्योरी में ये नहीं बता पाए कि जो सेल है वो आई कहाँ से, ठीक है। तो सर ये कैसी बात हुई। देखो ऐसा है कि आप अभी जानते हो कि सेल से सेल बनती है, बट शुरुआत में ऐसा नहीं था। तो इन्होंने कहा कि बस बन जाती है, मतलब इनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। फिर एक साइंटिस्ट का नाम आता है जो आपको याद रखना है, रुडोल्फ विर्चो। कौन था, रुडोल्फ विर्चो। इसने क्या बताया, इन भाई साहब ने बोला कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। अब इसका मतलब चलो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने छोटा सा कंसेप्ट है, हम सेल से बाहर निकल रहे हैं थोड़ा। जैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो रिप्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, क्लियर है, विजिबल है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पर्म एंड एग मिलकर एक सेल बनाते हैं, उसी सेल में आगे डिवीज़न होता है और पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। समझ में आ गया, फिर से समझाता हूँ क्या साइड में, ठीक है ठीक है, ज़्यादा गोच पोच हो गया ना। चलो यहाँ करते हैं। देखो कि सेल है, आप इसको यहाँ मान लो कि फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो बन गया ना, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या है, सेल्स का गुच्छा है। फिर ये आगे डिफ्रेंशिएट होगी और डिफ्रेंशिएशन के बाद में ये क्या करेंगे, पूरी बॉडी फॉर्म करेंगे। ये टर्म्स मैं आपको आगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर्स में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि रुडोल्फ विर्चो ने ये बताया कि सेल वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, जबकि स्लाइडेन और स्वान ये बताने में फेल हो गए थे। इन्होंने अलग अलग, देखो बोटेनिस्ट थे तो इन्होंने ऐसा ये प्लांट सेल के ऊपर काम करते हुए ये चीज़ें बताई। जैसे इन्होंने सेल वॉल के बारे में बताया था, ठीक है, और इन्होंने एनिमल सेल पे काम किया था, ये याद रखना, ठीक है। चलो अब इसके बाद में आते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल के ऊपर, है ना। तो अभी हम देखने क्या जा रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, ठीक है। और ये किस बेसिस पे डिवीजन है, कि हम पीछे डिविजन्स पढ़े हैं ना, हमने डिवीजन पढ़े, जैसे टाइप पढ़े। तो देखो जब भी कोई टाइप पढ़ेंगे या कोई भी दो डिफरेंट चीज़ होती हैं, दो डिफरेंट चीज़ होती हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो देखो कंपैरिजन हमेशा डिफरेंस के बेस में होगा, ये याद ही रखना आप हमेशा के लिए है कि जब भी हम किसी दो चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन इसीलिए करते हैं कि उनकी सिमिलरिटी और डिफरेंस को हम जान पाएँ। तो अब बात आती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल की। समझ में आ रहा है ना सबको, लाइक करेंगे, बताएंगे कि हाँ समझ में आ रहा है, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिले, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें सही पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रही बस, तो यही मेरा मोटिवेशन है। चलिए तो हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। अब प्रो और यू, ये साइंस के अंदर दो वर्ड हैं बेटा,
क्या है? प्रो का मतलब होता है, जैसे इसको आप समझ सकते एंशियंट टाइप बोल सकते हो, ठीक है, मतलब इसको प्रिमिटिव टाइप बोल सकते हो, ठीक है, जो चीज़ सबसे पहले आई। ये वो वाला प्रो नहीं है, प्रो मैक्स वाला प्रो, ठीक है कि ये एक एडवांस वर्जन हो गया, तो वैसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये होता है प्रिमिटिव टाइप, और यू होता है एडवांस टाइप। क्या होता है? एडवांस टाइप, ठीक है। तो ये दो सेल्स बताइए बेटा, ये वाली जो है ये हमारी यूकैरियोटिक सेल है, और ये प्रोकैरियोटिक है ना। तो देखो ये कैरियो वर्ड है ना, कैरियो वर्ड, इसका मतलब ही होता है न्यूक्लियस। देखो बायोलॉजी में आपको ना बहुत एक अच्छी बात बताता हूँ, इन फ्यूचर आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, तो ये जो वर्ड्स लिखे होते हैं ना साइंस में, इन वर्ड्स को तोड़ के इनके मीनिंग्स निकलते हैं, और आपको वो मीनिंग्स पता होने चाहिए। अगर वो मीनिंग्स पता होंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही याद रह जाएंगी। अभी देखो जैसे मैं सिंपल बोलता हूँ ना, कि अपन इसको यहाँ पे लिख के चलते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ठीक है। अब प्रो प्रिमिटिव, कैरियो न्यूक्लियस, यू एडवांस्ड, कैरियो न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। अब सर बोलो प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या होता है? तो देखो यार, जिस न्यूक्लियस के बाहर सेल वो सॉरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और एडवांस न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। तो सर ये क्या कर रहे हो? तो ये आप इस मैंने जो लाइन बनाई है ये याद रखना, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कहाँ पे? जब हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे होंगे, है ना। तो ये कहानी आपको तब समझ में आएगी, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने ऐसे क्यों बनाया, ठीक है। चलिए, इतना हो गया क्लियर। अब देखो इन डायग्राम को समझ लेते हैं हम, ठीक है, ये ज़रूरी है। देखो सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में होती ही है, ये मतलब ये मान के चलो, ये हमेशा के लिए कोई ना यूनिवर्सल ट्रूथ मान लो, ठीक है, कि मैक्सिमम प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होगी? सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है, सेल वॉल होगी प्रेजेंट। बट यूकैरियोट में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बोले सर कैसे? तो देखो होगी किस में? प्लांट सेल में, और नहीं किस में होगी? किस में? एनिमल सेल में। याद रहेगा इतनी बात? ठीक। चलो, ये कैप्सूल है, ये बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तब आता है आपको, अभी एक बार इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी अपन बाकी जो डिफरेंस है वो देखते हैं। जैसे न्यूक्लियोइड, यहाँ न्यूक्लियोइड है और यहाँ न्यूक्लियस हो। और आपको अगर याद हो तो CAPF में यही क्वेश्चन था, ठीक है। तो 2024 का था शायद, एक बार चेक कर लेना। तो वहाँ पे यही क्वेश्चन आया था कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में डिफरेंस था ना। तो देखो न्यूक्लियोइड क्या होता है? ये सर ये DNA है। अब जो बैक्टीरिया का DNA तो वो आप देख रहे होंगे ना, पूरी ऐसे ऐसे फैला हुआ, पूरी पूरी बॉडी में। जो बैक्टीरिया की बॉडी है उसमें पूरी में फैला हुआ है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि कॉम्पैक्ट है बहुत, है ना। ये यहाँ पे बहुत कॉम्पैक्ट है। तो इससे क्या पता लगता है कि ये यही है वो मेम्ब्रेन जो मैंने बनाई है ना, ये टुकड़ों में दिख रही है। तो यही ये पोरस होती है एक्चुअल में। मैं चलो आपको ये अभी बता देता हूँ, फिर आपका पूरा टाइम दिमाग उसी में रहेगा कि सर वो क्या था, है ना। तो ये पोरस होती है, मतलब यहाँ पे छेद होते हैं ताकि यहाँ से जो DNA से RNA बनता है वो RNA यहाँ से निकल के बाहर आ जाए। ये भी मैं आपको बताऊँगा कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। चलो ठीक है। तो न्यूक्लियोइड समझ में आया आपको, कि न्यूक्लियोइड जिसमें सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती, और न्यूक्लियस में इसके बाहर मेम्ब्रेन होती है। ओके। फिर आता माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? यूकैरियोट्स में होता है बट प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, ठीक है। इनका जो एनर्जी का सोर्स होता है वो डिफरेंट होता है। ये बैक्टीरिया आपने सुना होगा कि ऑटोट्रोफ्स भी होते हैं, तो वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी अब बात आती है प्लाज्मिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। मैं यहाँ जितना आपको बता रहा हूँ ये ध्यान रखना कि ये सब चीज़ें अपने आप में क्वेश्चन है और आपको इनको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और ये प्लाज्मा
प्लाज्मिड क्या होता है, इसको आप ये बोल सकते हो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। कोई हिंदी मीडियम से तो नहीं है, चलो इसको मैं आपको थोड़ा लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ ना। देखो अभी जैसे ये क्या है, ये पार्ट जो इसका है, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए है। क्या है, क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल, ठीक है। अब सर क्रोमोसोमल और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल में क्या डिफरेंस होता है, तो बेटा देखो जो हेरिडिटी में पार्टिसिपेट करेगा, हेरिडिटी में पार्टिसिपेट करेगा उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल, ठीक है। आपने सुना होगा ना ह्यूमन में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, तो अगर हेरिडिटी में पार्टिसिपेट करे तो क्रोमोसोमल, नहीं करे तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। फिर ये आगे आपको बायोटेक में भी इसके बारे में और जानकारी दूंगा मैं आपको, किसी दिन अपन बायोटेक पढ़ेंगे तो मैं उसको मैं बताऊंगा कि प्लाज्मिड हमारे किस तरह से ज़्यादा काम आता है, ठीक है। तो ये अभी आपको ज़्यादा हैवी लग रहा होगा, पर इस क्लास को आप एक बार रिपीट में देखिए, ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी और यही चीज़ें आपको आगे क्वेश्चन में जब दिखेंगे, क्योंकि देखो यार CAPF का लेवल दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है ना। तो वो लोग हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछते हैं, बट अगर आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, अब क्वेश्चन ले जाओगे यार करके, है ना। तो उतना टेंशन नहीं लेना, बस इस चीज़ को एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि हर कोई पेट से नहीं सीख के आता है ना, तो अपन इसको अभी सीखते हुए चलेंगे। हाँ फिर एक ये सबसे इंपॉर्टेंट, ज़्यादा घोच पोच तो नहीं हो रहा, चलो मैं थोड़ा ये क्लीन कर देता हूँ, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम राइबोसोम के बारे में जान लेते हैं। देखो यार राइबोसोम ध्यान रखना प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है, ठीक है। ये सीधा का सीधा क्वेश्चन है बेटा, ये SSC रेलवे वगैरह के जैसे एग्जाम्स में तो नॉर्मली पूछ जाता है, और CAPF वगैरह में भी स्टेटमेंट के अंदर कभी आ जाए तो आ जाए, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं पूछता आजकल CAPF, तो ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, है ना। तो अभी इन सबको मैं आप क्या बोलते हो टेबल बना के लिखाऊं, लिखना है? चलो मैं लिखवा ही देता हूँ यार, आप हाँ बोलोगे ना बोलोगे, वीडियो मिलेगी आपको रिकॉर्डेड, क्या पता मैं आपकी आवाज़ सुन नहीं पाऊँ, पर मेरे को लगता है कि आपका दिल तो यही बोल रहा होगा कि सर प्लीज़ करवा ही दीजिए। तो ठीक है भाई, कर लेते हैं ना अपन, एक टेबल बना लेते हैं और इसके कुछ पॉइंट्स लिख के जाते हैं, ठीक है। मैं इन शॉर्ट लिखूँगा, आपको जो मेन बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए उनको अपन करेंगे ना। इधर प्रोकैरियोट लिख देता हूँ, यहाँ यूकैरियोट लिख देता हूँ। आप इसके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना शॉर्ट्स में लिखूँगा आपको समझ में चीज़ें अभी आ जाएंगी, बट बाद में जब आप रिवाइज़ करने बैठोगे तो आपको हो सकता है चीज़ें समझ में नहीं है। तो आप एक काम करना, मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो उसको लिखते जाना, एक्स्ट्रा कुछ लग रहा हो आपको तो वो साथ के साथ नोट्स बनाते जाना, ओके। चलिए शुरू करते हैं। तो अपन प्रोकैरियोट के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव होता है, ठीक है, और यू का मतलब क्या होता है, एडवांस होता है। लोग सर अभी तो पीछे बोल के आए यही समझा रहे हो, बेटा जब तक आप इन वर्ड्स से फेमिलियर नहीं होगे ना तब तक आप बायो को याद कैसे करोगे आप। तो आपको चीज़ों को बार बार रिपीट करना ही पड़ेगा। मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ, चलो आपके घर के पास सब्जी वाला आता है, ठीक है, आप उस सब्जी वाले का नाम रामू काका ऐसे जो भी है ना, उसको देखते हो कि वो क्या बेचने आता है, रोज़ देखते हो, नाम लेते हो, तभी याद होता है। तो वही सेम ये है, इसको देखो, इसका नाम लो, ये चीज़ें याद होने लग जाएंगी। इतना कुछ लोड नहीं लेना है चीज़ों का ना, बट करते जाना है, करते जाओगे होता जाएगा, ठीक है। और यूकैरियोट में एडवांस न्यूक्लियस होता है ना, और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। अच्छा ये मैंने इधर लिख दिया ना, चलो ये यहाँ याद रख लेना, ओके। चलो फिर इसमें प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता है क्या, है ना, होता है। गलत बेटा, मेरे शब्दों पे मत जाओ, मैं तो कुछ भी बोलूँगा, आपने अभी जो पढ़ा उस पर ट्रस्ट करना है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है। ये वॉइड जैसा साउंड नहीं कर रहा आपको, वॉइड खाली, और ये न्यूक्लियस जैसा साउंड कर रहा है, तो ऐसे याद रख लो इसको, न्यूक्लियस खाली है मतलब न्यूक्लियस नहीं है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसका, है ना, इसको आप ऐसे याद रख लो। चलो न्यूक्लियोइड होता है और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में अपने मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं।
मैंने आपको डायग्राम में नहीं बताया, मेम्ब्रेन दोनों पे हो गया यार। कोई भी सेल है देखो बिना मेम्ब्रेन के कैसे एग्जिस्ट करेगी, वो तो आप इतना कॉमन सेंस भी लगाना, ठीक है। और ऐसे कॉमन सेंस के भी क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो बाद में पछताने से पहले पहले ध्यान रखना। ओके चलो, तो मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। बट एक ध्यान रखना, यहाँ मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती है, बट ट्रिकी ये है कि यहाँ पे मेम्ब्रेनस ऑर्गन नहीं होते, मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? मेम्ब्रेनस ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। क्लियर है? अरे पीपीटी वाले तो नहीं हो ना यहाँ पे, सर पीपीटी दे दो, पीपीटी पढ़ लेंगे। बेटा जब तक इनको लिखते हुए नहीं देखोगे, मतलब ये समझ लो कि थ्योरी है ऐसी कि जब आपके सामने चीज़ घटित हो रही होती है तो आप उसको ज़्यादा कैच कर पाते हो। लिखा लिखाया आ गया तो आप एक के साथ में इधर वाली चीज़ लाइन भी देखने की कोशिश करोगे, इधर वाली भी देखने की कोशिश करोगे, तो उसका कोई मतलब नहीं। चलिए टू द पॉइंट। नेक्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई। फिर होता है इसकी साइज़, इनका ज़्यादातर स्मॉल ही होता है, और ये इन कंपेरेटिवली इनसे लार्ज होती है ना। स्पेस कम पड़ गया, रुको मैं कुछ ऐड करता हूँ। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। साइज़ की बात होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? स्कैटर्ड होता है। न्यूक्लियर मटेरियल देखा ना मैंने अभी, जो इसका क्रोमोसोमल पार्ट होता है वो क्या होता है? स्कैटर्ड होता है। मटेरियल स्कैटर्ड, ठीक है। यहाँ पे आप कॉम्पैक्ट लिख सकते हो। ये क्या होता है? कॉम्पैक्ट होता है, मतलब न्यूक्लियस में होता है। क्लियर है? चल नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं किसकी? क्रोमोसोम्स की। नहीं, ये आप ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा यार, ये रहने दो आप। इसके बाद में आप लिखो जो इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, मेम्ब्रेनस, वो मैं आपको पीछे लिखा है ना कि मेम्ब्रेनस ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, ऑर्गन्स एब्सेंट यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे याद रखना, जैसे एल्गी होती है ना, एल्गी ये इसका पार्ट है। फिर साइनोबैक्टीरिया, बेटे हलवा नहीं है, ठीक है, कि हाँ बन जाएगा तब खा लूँगा। स्क्रिबल बताया था ना, स्क्रिबल कर रहे हो, होप कर ही रहे होंगे, और करोगे तो भी चीज़ें रिटेन होंगी, वरना ऐसे देखोगे। पर हाँ 2-3 बार देखने के साथ स्क्रिबल करोगे तो अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगी ये चीज़ें। ठीक है, बैक्टीरिया हो गए। अरे एल्गी ये लिखना, सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, तभी मैं सब कैसे एल्गी कैसे लिखवा दिया मैंने, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा ये, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो देखो एल्गी आपको बताऊंगा यूकेरियोटिक का पार्ट है, तो फिर वो सेल भी यूकेरियोटिक होगी ना। चलो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। चल नेक्स्ट पे अपन बात करते हैं। इसमें आ गया, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, है ना, ह्यूमंस, सब इसी का पार्ट है। अच्छा जवाब मिला क्या आपको? ह्यूमंस एनिमल है या नहीं? हाँ ह्यूमन एनिमल ही है, 2 पैर वाले जानवर। ऐसे याद रख लेना, इसकी काम की बात है, बाद में काम आएगी। चलो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड भी अलग से लिख के बताऊँगे आपको डिफरेंस। चलो बता ही देता हूँ, फिर आपके दिमाग से निकल ना जाए। दोनों में डिफरेंस है ना थोड़ा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। चलो न्यूक्लियस के बारे में हमने क्या देखा था? साइज में बड़ा होता है, ठीक है। न्यूक्लियोइड स्मॉल होता है। देन इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस में एक आपको आगे चीज़ बताऊंगा, न्यूक्लियोलस होती है, न्यूक्लियोलस ना, यहाँ पे आरएनए फॉर्मेशन होता है, वो बाद में पढ़ेंगे अपन। और यहाँ पे न्यूक्लियोलस नहीं होती।
बेटा ये ऑप्शंस में आते हैं CAPF के, CDS के, NDA के, है ना। तो यूपीएससी इन वर्ड्स के साथ बहुत खेलता है। वी न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। अब आपने 3 वर्ड सुन लिए, अब होने लगेगी आपको कन्फ्यूजन। नो नॉलेज नो कन्फ्यूजन, मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन। ठीक है, तो चीज़ों को रिटेन करो, ये काम आएंगी। हाँ, इनको इनको अलग से वर्ड्स को लिख लेना और समझ लेना, क्योंकि इन वर्ड्स के साथ आपको एग्ज़ाम में खेल खेला जा सकता है। चलो अभी हम क्या करते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशंस लेते हैं। किसके बारे में? प्रोकैरियोट और प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में देख लेते हैं। तो ये भी यार आपको पता होना चाहिए। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। यहाँ पे मैं नेमिंग करके नहीं लाया हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि ये चीज़ें क्या क्या हैं। तो देखो अभी इनको समझते चलना ना। ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये क्या है, न्यूक्लियस। दोनों में सेम है, कोई दिक्कत? फिर ये मेम्ब्रेनस सिस्टम है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। देखो इसमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों मिला लो, है ना। इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सुना सुना लग रहा है ना, याद आ रहा होगा, धुंधली यादें, तुम आए तो याद आई। चलो फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस। याद रखना आपको बेटा, ये तो बार बार रिपीट करते हैं ना तभी रिटेन होता है। खैर ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये तो आपको नहीं पूछेगा पर स्टेटमेंट में इसी से रिलेटेड। अब मैं चलो आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम होते हैं? चलो इसका कमेंट में लिखना ना, इसका जवाब मैं पढ़ूंगा बाद में। चलो फिर ये है आपकी वैक्यूल, ज़्यादा टेढ़ा लिख दिया। वैक्यूल, वैक्यूल क्या है? ये देखो प्लांट सेल में ना ये बहुत बड़ी होती है, 90% तक। आप इस एनसीईआरटी में ऐसी लाइन है कि 90% तक पार्ट भी कवर कर सकती है। तो कभी अपने को तो आदत है एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखी और काट दी, तो ऐसा करना है नहीं वैसे, है ना। एग्जाम में आए कि वैक्यूल 90% तक का पार्ट कवर करता है प्लांट सेल में, तो हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे एक और डिफरेंस दिखा होगा आपका, ये चीज़ दिख रही है, ये हरा हरा पार्ट, बेटा यही है वो। कौन? बेटा यही है वो प्लाज्मिड, जिसमें होता है क्लोरोफिल। ठीक है, समझ में आ गया। और यही है वो जो आपका बोझ उठा रखा है इस व्यक्ति पे। बोले सर कैसे? प्लाज्मिड ये जो फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक, फोटोसिंथेसिस करता है तो क्या बनाता है? फूड। अरे बोर तो नहीं हो रहे ना? फूड, फूड को अपन वैसे क्या बोलते हैं? स्टार्च भी बोलते हैं। मैं जो जो लिख रहा हूँ बेटा वो सब अपने आप में एक क्वेश्चन है। इन वर्ड्स को बार बार लिखोगे इसी सीक्वेंस में तभी चीज़ें याद रहेंगी। फूड आ गया, फूड को स्टार्च बोल दिया। अब ये स्टार्च फिर आगे स्टोर होता है, मान लो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मान लो जैसे आलू ले लो आप, ठीक है, या पोटैटो लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप खाओगे, कंज्यूम करोगे, फिर आपको एनर्जी मिलेगी। डायरेक्ट मिल जाएगी क्या? नहीं, ये रेस्पिरेशन में टूटेगा फिर, है ना। ये बहुत आगे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड इस तरह से टूटता है। पर हाँ, मैंने आपको एक क्रक्स दे दिया कि प्लाज्मिड का एक्चुअल में इंपॉर्टेंस क्या है। बाद में हम इनको इंडिविजुअल पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को इंडिविजुअल पढ़ेंगे, तब तो हम चीज़ें देखेंगे सही। पर एक बार के लिए इतना याद रखो आप, है ना। फिर है राइबोसोम। ठीक है, कलर चेंज करना पड़ेगा। राइबोसोम, है ना, ये राइबोसोम्स हैं, ये दोनों में होते हैं। ठीक है, यूकैरियोट में क्या होता है? 80s राइबोसोम्स होते हैं, पता होगा आपको। 70s और 80s दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं। 70s प्रोकैरियोट में होते हैं, यूकैरियोट में नहीं होते। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बतानी चाहिए थी। और इसमें कुछ रहता है कि हाँ, ये जो प्यारी प्यारी स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, पानी पीने लग गया था यार। चलो, ये है सेंट्रियोल। ठीक है, जब मैं किसी दिन भूले भटके अगर आपको सेल डिवीज़न पढ़ाऊँ और वहाँ पे सेंट्रियोल बोलूँ तो ये मत बोलना कि सर ये क्या होता है, ये तो आपने बताया ही नहीं। ठीक है, बाकी इसका डिटेल काम है, वो हम वहाँ पे चेक करेंगे कि क्या क्या काम करता है। ठीक है, अभी तक यहाँ तक क्लियर है क्या चीज़ें? मुझे लग रहा है कि आपके हवा हवाई हो गया कार्यक्रम।
चलो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा, ठीक है। इससे पहले तक हम ये जो कल वाली चीज़ें थी उन्हीं को हमने थोड़ा रिवीजन किया, ठीक है। और इसके बाद में क्या आता है, हाँ, स्लाइडन और स्वान के बारे में बताया, ये जूलॉजिस्ट हैं, ये बोटनिस्ट हैं। और इसके बाद में इन्होंने बताया कि सेल और सेल प्रोडक्ट से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। बट ये फेल हो गए, किस में फेल हो गए ये बताने की, सेल आई कहाँ से, इन्होंने कहा अपने आप ही आ जाती है, मेरे को तो नहीं पता। फिर आया रुडोल्फ विर्चो भाई साहब, इन्होंने बताया कि देखो ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपने आप हो जाता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल होती है वही नेक्स्ट सेल का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इतना क्लियर रहेगा आपको। चलो देन इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं। हाँ, फिर मैंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल समझा दिया आपको। इसके बाद में तो बहुत डिटेल डिस्कशन कर लिया, और यहाँ पे मैंने अलग अलग लिख भी दिए हैं, पॉइंट लिख दिए हैं। चलो इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रिमिटिव होता है प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियोइड होता है, जबकि यहाँ पे यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है। मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दोनों में, ये याद रखना, दोनों में प्रेजेंट होती है ना। बट क्या नहीं होता इसमें, मेम्ब्रेनस ऑर्गन नहीं होते, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये आप लिख लेना, याद रखना, ठीक है। फिर न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ पे स्केटर्ड होता है और यहाँ पे कॉम्पैक्ट होता है, कि जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। फिर इसके एग्जांपल देखिए, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया कोई बोलते हैं एक्चुअल में, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एक जैसा मान सकते हो आप, ठीक है, याद रखने के लिए। फिर उसके बाद में आते हैं प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड ये आ गया अपना ह्यूमंस। चलो फिर आते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड के बारे में, मैंने आपको थोड़ा बता दिया। फिर हमने पढ़ा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, अलग अलग ये क्या चीज़ें होती हैं। तो वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा, वैक्यूल से प्लांट सेल में मतलब बड़ी प्लांट सेल में होती है, यहाँ पे स्मॉल होती है, ये दिख रही है ना आपको, ये स्मॉल होती है, ये याद रखना। यहाँ पे एनिमल सेल में बड़ी होती है, यहाँ पे एब्सेंट भी हो सकती है, अगर किसी दिन स्टेटमेंट ऐसा आ जाए कि जनरल स्टेटमेंट दे रखा हो तो एब्सेंट बोले अगर एनिमल सेल में, तो आपको वो सही मानना है, क्योंकि यहाँ पे एब्सेंट होती है, ओके। चलो माइटोकॉन्ड्रिया, देन इसमें स्पेसिफिक क्या था, चलो हम वो वाले देख लेते हैं। जैसे सेंट्रियोल है, तो ये स्पेसिफिक है, ये किसमें होता है, ये याद रखना, ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में आपको नहीं मिलेगा, है ना। और प्लांट सेल के अंदर प्लाज्मिड होता है, जो आपको एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें फिर क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, फूड स्टार्च को स्टोर करते हैं फिर किसी भी फूड में, फिर हम उनको कंज्यूम करते हैं और उससे हमको एनर्जी मिलती है, फिर हम यहाँ पे लेक्चर देते हैं। सही बात है ना भाई, मैं कुछ खा के आया हूँ, एनर्जी आएगी तभी तो मैं लेक्चर दे पाऊँगा, कैसे दे पाऊँगा। आप बैठ के सुन रहे हो तो आपके अंदर एनर्जी है तभी सुन रहे हो, वरना इतनी देर में तो लोग चले जाते। चलो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद में देखो मैं शुरू करने वाला हूँ सेल स्ट्रक्चर, है ना। तो इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, ओ सॉरी, तो यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यार ये आप मेरे को बताना कि ये जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ वो तरीका बेस्ट है ना। देखो यार, आप नोट्स कलेक्ट करने लग जाओगे, चीज़ें इधर उधर से इकट्ठी करने लग जाते हो, पीपीटीज क्योंकि पीडीएफ होगी तो फिर आप बोलोगे सर पीडीएफ शेयर करो जल्दी जल्दी, हम वो पढ़ लेंगे। होता कुछ नहीं है, फ़ोन के एक कॉर्नर में फोल्डर में बनी पड़ी रहती है, आप उसको बार बार देखते हो नहीं, फिर एग्ज़ाम के टाइम में बोलते हैं चीज़ें याद नहीं आ रही। तो बेटा ऐसा नहीं होता है, आपको चीज़ें करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक जान लेते हैं। चलो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आपको मैंने पहले दो चीज़ें पढ़ाई है, उनको रिटेन करना थोड़ा, हाँ वहाँ पे जो मैंने वो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो मैं समझा सकता था वो मैंने समझा दिया। अभी सेल स्ट्रक्चर के अंदर कुछ अपन देख लेते हैं कि आगे हम पढ़ेंगे क्या, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बोले सर ये तीन ही होते हैं, बेटा ये तीन ही नहीं है, इसके अंदर बहुत सामान है ना, तो अपन वो देखेंगे, ठीक है। अभी कुछ याद आ रहा है, प्रोटोप्लाज्म याद आ रहा है। अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट सारा काउंट करूँगा तो वो किस में आ जाएगा, आएगा ना प्रोटोप्लाज्म में, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भी आ जाएगा और साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा। क्लियर है ना, याद आ रही है, कुछ धुंधली धुंधली याद है। चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर दो दो चीज़ें होती हैं, क्या होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा, राइबोसोम्स होंगे, न्यूक्लियोइड याद आ रहा है, न्यूक्लियोलस सॉरी, ठीक है, तो वो चीज़ें होंगी। फिर साइटोप्लाज्म, इसमें इसमें हम देखो यही है मेन चीज़, साइटोप्लाज्म को ही हमको पढ़ना, क्यों, फिर देखो प्लाज्मा में, हाँ, और सेल वॉल भी देख लेते हैं ना अपन। हाँ तो ये तो सब में होती नहीं है, ये तो प्लांट में होगी, एनिमल में होगी नहीं, हाँ, बट मैं आपको इसको लिख दे रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। तो ये बाहर से अंदर की तरफ है ना। चलो इसको एक डायग्राम के हिसाब से समझ लेते हैं ना अपन। जैसे ये देखो, मान लो ये एक सेल है,
ये मान लो बाहर का प्रोटेक्शन वॉल हो गई, इसी को अपन सेल वॉल बोलते हैं। ये अंदर की नरम दीवार हो गई, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर अंदर एक छोटा सा कमरा, हेड, जो मेन कंट्रोल रूम जिसको बोलते हैं। घर पे कंट्रोल रूम कौन सा है भाई? हैं, मम्मी पापा का बेडरूम वही होता है। हाँ, तो कंट्रोल रूम है ये, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो हम ये आगे लेक्चर में यही देखने वाले हैं, आगे के लेक्चर में यही देखने वाले हैं कि न्यूक्लियस का काम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल वॉल का काम क्या है, फिर यहाँ पे प्लास्टिड होगा, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, राइबोसोम्स, फिर वो सेंट्रियोल, सब एक में नहीं होते हैं, जिसमें होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये आगे के लेक्चर में हम यही चीज़ें देखें। आप मेरे को अभी तक बताना कि आपको ये चीज़ें कैसी लगी, इस ब्लैक बोर्ड वाले सिस्टम में सही बैठ रहा है या चीज़ें आपको और कलरफुल चाहिए, तो प्लीज़ मेरे को बताना। थैंक यू वेरी मच। आगे काम नेक्स्ट शुरू करेंगे, कहाँ से? सेल ऑर्गेनेल्स से, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे हम आगे।